नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। मूल रूप में भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। यानी मूल जो संविधान बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसमें से संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया और अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से ये 6 अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। सभी लोगों, नागरिकों और बाहरी लोगों को कानून विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत की सीमा के क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है तथा राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव करने पर यह रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भेदभाव पर प्रतिबंध किसी भी नागरिक के विरुद्ध वंश, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को सभी दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों और सड़कों का प्रयोग करने का अधिकार है। सामाजिक समानता लाने के लिए यह अधिकार बहुत ही आवश्यक है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसरों की समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी रोजगार अथवा किसी कार्यालय में नियुक्ति के मामले में समान अवसर प्राप्त हैं। इसका अर्थ है कि रोजगार केवल योग्यता और पात्रता के आधार पर दिया जाएगा। इसका अपवाद, जब राज्य सरकारों के अधीन कुछ नौकरियों में निवास की योग्यता को शामिल किया जाता है, जब कुछ पदों को अनुसूचित जातियों, जनजातियों अथवा पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षित किया जाता है, और किसी धार्मिक या अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों में किसी पद पर नौकरी के लिए उसी समुदाय के किसी व्यक्ति को नियुक्ति की जा सकती है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का प्रतिबंध है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया है। लाखों भारतीय जिन्होंने समाज में भेदभाव, हे दृश्य देखा जाना और दुर्व्यवहार को झेला, वह अब अछूत नहीं है। उसके सामाजिक स्तर को उन्नत करने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। महात्मा गांधी की यह अतीव इच्छा थी कि अस्पृश्यता की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक यह बुराई देश के कुछ भागों में देखने को भी मिल जाती है। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य और शैक्षिक सम्मान देने के अतिरिक्त कोई भी पदवी अथवा उपाधि देने पर प्रतिबंध लगाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज अपने प्रति वफादार और उनके हित के काम करने वालों को उपाधियां बांटा करते थे। राय बहादुर, राय साहब, खान बहादुर, सर इत्यादि उपाधियां न केवल सामाजिक भेदभाव पैदा करती थी, अपितु समाज को विभाजित भी करती थी, इसलिए उन्हें समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक, सामाजिक, शैक्षिक और खेल के क्षेत्रों से संबंधित गणमान्य नागरिकों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसी उपाधियां प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार सेना अथवा अर्धसैनिक बलों में सेवा अथवा बलिदान के लिए सैनिक अथवा वीरता पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार सामाजिक स्वतंत्रता का केंद्र है और व्यक्ति को दमनपूर्ण कार्यों से बचाता है। अनुच्छेद 19 छह स्वतंत्रता को गारंटी देता है, जो किसी के व्यक्तित्व के विकास तथा लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु बहुत ही अनिवार्य है। ये स्वतंत्रता इस प्रकार हैं: विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में दिया गया है। बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है, जो कि अनुच्छेद 19B में लिखे गए हैं। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है, जो कि अनुच्छेद 19C है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने या भ्रमण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19D। भारत के किसी भी भाग में स्थायी रूप से रहने और बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19E। भारत के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19E। किसी पेशे को अपनाने अथवा किसी व्यवसाय, कारोबार अथवा व्यापार को करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19G। यह स्वतंत्रताएं लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। यदि भारतीय
संविधान निर्माता अनेक प्रकार की मौलिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध थे, तथापि उसका विश्वास था कि ऐसी सभी स्वतंत्रताएं निरपेक्ष अथवा अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्वतंत्रताओं पर कुछ तर्कसंगत पाबंदियां लगाई गई ताकि अराजकता, अव्यवस्था और देश को विघटन की ओर न ले जा सके। राज्य को अपने अथवा मित्र देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक अथवा सार्वजनिक हित में तथा अदालत की अवमानना के संबंध में बदनामी या किसी अपराध को भड़काने, बचाने और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के हित में तर्क सम्मत पाबंदियां लगाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19B के अंतर्गत जो स्वतंत्रता है उसके लिए 2 तर्कसंगत पाबंदियां हैं। सभाएं, रैलियां अथवा जुलूस शांतिपूर्ण होने चाहिए। भाग लेने वालों के पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19C की अंतर्गत संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता लोकतंत्र के सफल कार्य प्रणाली के लिए तथा राजनीतिक दलों की भूमिका के लिए अनिवार्य है। लेकिन जब कुछ गैर कानूनी, अनैतिक और षड्यंत्रकारी संगठन बनाए जाते हैं तो देश की एकता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। इसलिए राज्य इस प्रकार के संगठनों को अनुमति नहीं दे सकता। अनुच्छेद 19D, E और F के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी गई है उस पर राज्य के प्राधिकार द्वारा कुछ तर्कसंगत पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। साधारण जनता के हित में, अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए और संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए। अनुच्छेद 19G के अंतर्गत किसी व्यवसाय को अपनाने अथवा किसी व्यवसाय, कारोबार और व्यापार को चलाने की स्वतंत्रता का अर्थ नौकरियों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता और ऐसा व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं है जो समाज के लिए घातक हो। जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्यों का व्यापार इत्यादि की अनुमति नहीं है। इस प्रकार अनिवार्य योग्यता के बिना डॉक्टर का कार्य करने की भी अनुमति नहीं हो सकती। जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का संविधान 20 से 22 के अंतर्गत व्यक्ति को राज्य के स्वेच्छाचारी कार्रवाई के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार अन्य सभी अधिकारों का सुख भोगने के लिए अति अनिवार्य है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करते समय प्रभावी कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध में आरोपित नहीं किया जा सकता और न ही अपराध के लिए किसी निश्चित दंड से अधिक दंडित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध लगे आरोपों के पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राय प्राकृतिक न्याय के रूप में वर्णित अनुच्छेद 20 के किसी आरोपित व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी और आपराधिक दंड देने में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 यह निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा और यह अनुच्छेद प्रत्येक भारतीय नागरिक को राज्य के स्वेच्छाचारी व्यवहार के विरुद्ध स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 1975-77 के आपातकाल के दौरान राज्य के लोगों की स्वतंत्रता सीमित करने की अभूतपूर्व शक्तियाँ प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार की स्थिति को पुनरावृत्ति से बचने के लिए 44वें संशोधन पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल के दौरान भी निर्बाध चलता रहेगा। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध 2 प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। किसी को गिरफ्तारी का आधार या कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी पसंद के वकील द्वारा अथवा बचाव करने का अधिकार है। विदेशियों अथवा निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत गिरफ्तारी लोगों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक नज़रबंदी, निवारक निरोध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करना। यदि ऐसी संभावना है कि कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य अथवा कोई अपराध कर सकता है तो उसे एक सीमित समय जो 3 महीने से अधिक नहीं होगा के लिए नज़रबंद किया जा सकता है। ऐसे मामलों पर 3 महीने के बाद एक परामर्श मंडल पुनर्विचार करता है। निवारक निरोध अधिनियम की बहुत से प्रख्यात लोगों ने उसके व्यापक दुरुपयोग जैसे राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी के कारण आलोचना की है, लेकिन इस कानून को 1969 के अंत में अपने आप समाप्त होने दिया गया। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय संसद द्वारा राष्ट्र विरोधी तत्व से निपटने के लिए एक नया कानून पारित किया। इसको मीसा के नाम से जाना जाता था, जिसका विस्तृत अर्थ था आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम। मीसा को राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग न करने के आश्वासन के बावजूद 1975 में आपातकाल की घोषणा के साथ नेताओं, कार्यकर्ताओं, उसके समर्थकों को इस कानून के तहत बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि लोगों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाने या अपील करने का अधिकार भी नहीं दिया गया।
इसके परिणाम स्वरूप निवारक नज़रबंदी कानून को 1978 में जनता सरकार ने 44वें संशोधन द्वारा संशोधित किया और राज्य की शक्ति को सीमित किया गया। निवारक नज़रबंदी के संदर्भ में वर्तमान स्थिति है कि किसी भी व्यक्ति को परामर्श बोर्ड की सलाह के बिना साधारणतया 2 मास के लिए नज़रबंद किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।